तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उम्मीद करता ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूके पीसीएस असिस्टेंट ऑफिसर का जो 2019 में निकला था, एआरओ का, सरकारी वकील का, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो देख सकते हैं 200 टोटल क्वेश्चन 200 है और हम लोग इसको करेंगे। और 29/12/2019 को पेपर हुआ था, तो इस बार 21 तारीख को इसका पेपर लगा है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए हमारा पहला है, निम्न में से किस देशों में न्यायिक समीक्षा प्रणाली है। तो इसका पहला है केवल भारत में, केवल ब्रिटेन में, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में, या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका कहीं भी। तो सही उत्तर होगा, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है। पहला हमारा है व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है कि निर्वाचन आयोग है। तो इसका सही उत्तर क्या है, जो सरकार का अंग नहीं है। ये सब सरकार के अंग है, जो निर्वाचन आयोग है वो सरकार का अंग नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग है, वह सरकार का अंग नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन में नगरीय स्थानीय निकायों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप जान सकते हैं 71वां संविधान संशोधन हमारे भाषा का था, ठीक है। 72वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हमारे जो नगर स्थानीय निकाय उसके लिए था। और याद रखिए 73 जिला पंचायत जैसे ग्राम पंचायत और 74 था हमारा नगर पंचायत के लिए। तो ये 73-74 अगर आप आते हैं तो 73 आप जोड़ सकते हैं। इसमें 11 जो अनुसूची है हमारी वो भी जोड़ी गई है, और 74 में 12 अनुसूची है संशोधन करके जोड़ा गया है, और 71 में हमारा भाषा जोड़ा गया था। तो कमेंट करके बताइए कौन सी भाषा थी जो 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। जो अनुसूची 8 में हमारी भाषा है उसमें जोड़ी गई थी। तो ये भी आ सकता है कोई प्रश्न, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से किस न्यायालय के तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तटस्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, अगर न्यायाधीशों की कमी हो जाती है तो न्याय में देरी कमी होती है और हमें न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होता है। तो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय करता है, जिला और सत्र न्यायालय करता है, ये सभी करते हैं। तो पहली बात जान लीजिए, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से ही हमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तटस्थ न्यायाधीश, इसका मतलब कोई न्यायाधीश अगर किसी न्यायालय में नहीं है, अनुपस्थित है या कमी हो जाती है, न्याय व्यवस्था में देरी होती है, तो तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि यही सबसे बड़ा, यहीं से सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो बताइए। इसका सही उत्तर होगा हमारा ये सर्वोच्च न्यायालय। हमारे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो हमारे जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति का नामांकन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, कि राज्यसभा के सभापति करते हैं। तो इसमें से सही उत्तर हमारा होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ये सबकी नियुक्ति करते हैं और सबको हटाते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो यही हटा सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका सही उत्तर होगा हमारा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। संघ सूची क्या होती है, संघ माने इसका मतलब हमारा जो सूची में नाम है संशोधन या उस पर किसी प्रकार का नियम बनाने का वो संघ माने होता है कि राज्यों के द्वारा जो संघ बनता है, केंद्र सरकार। और राज्य क्या होते हैं, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर तो राज्य नहीं हुआ, वो तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो कौन से मामले हैं, जैसे रक्षा तो संघ सूची में ही आएगा, विदेशी मामले भी संघ सूची में ही आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य ये भी अंतर्राष्ट्रीय है तो ये भी हमारा किसमें आएगा, संघ सूची में आएगा। तो संघ सूची में कौन सम्मिलित नहीं है, कई बार परीक्षा में गलती जाती है कि ये तो सब सही है, इसमें कोई जल्दी से मार्क आ जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो सही मार्क आया हूँ, तो इसमें नहीं दिया है, नहीं बहुत बार पूछ लेता है और नहीं पे ध्यान नहीं जाता है। तो नहीं कानून और व्यवस्था, कानून क्या होता है, कोई राज्य अपने राज्य में किसी प्रकार का कानून बना सकता है अगर वो केंद्र सरकार द्वारा कानून नहीं बनाया गया है। जैसे कोई भी गठन कर सकता है पुलिस का, कोई भी अपने SIT गठन कर सकता है, या कि किसी प्रकार का कोई भी कानून व्यवस्था बना सकता है, वो किसमें संघ सूची में सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति है वो कितने आंग्ल
भारतीय समुदाय के, आंगल माने क्या होता है, कई लोग तो आंगल समझ नहीं पाते हैं। आंगल लोग समझते हैं कि कोई अति पिछड़ा जाति या अनुसूचित जनजाति या कोई जनजाति है उससे आंगल। आंगल क्या होता है कि आंगल हमारा क्या होता है कि कोई भारतीय हो या कोई विदेशी हो। इसका मतलब दो, एक देशी और एक विदेशी। इसका मतलब किसी का पिता भारत का हो और किसी की माता अगर वो विदेशी है तो उसे शादी करके आता है तो उसी को आंगल कहते हैं। इसका मतलब दो, एक देशी और एक विदेशी से जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको आंगल कहते हैं। आंगल भारतीय समुदाय के, जैसे यहाँ कोई भारतीय समुदाय है, उसका कोई सदस्य है, वो विदेश में रहता है या निवास करता है या विदेश में उसका जन्म हुआ है, वहाँ की उसका सदस्यता है, तो उसको कहते हैं आंगल भारतीय समुदाय। इसका मतलब वो भारत के बाहर रहता है या भारत के बाहर अच्छे अच्छे काम करता है तो उसकी नियुक्ति करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मात्र 2 लोगों को। आपको पता है राष्ट्रपति 12 लोगों को कर सकता है, 12-10 में से साहित्य या किसी खेल में या किसी ऐसे अच्छे कार्य में, सामाजिक कार्य में लोगों को वह 10 लोग कर सकता है, मात्र 2 लोगों को आंगल कर सकता है। ये दे सकते हैं। यह फैसला कब किया गया था? यह प्रावधान 25 जनवरी 2020 तक था, जिसे अब नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है और ये भी अब 2025 जनवरी तक था। उसके बाद 2020 में नरेंद्र मोदी ने इसको भी ख़त्म कर दिया। कह रहा है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि सही उत्तर 2 है, मगर अब ये समाप्त कर दिया गया है। 25 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर संयुक्त अधिवेशन है, संसद 2 प्रकार की होती है, एक निचली सदन, एक ऊंची सदन, लोकसभा, विधानसभा। तो उसका कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की अध्यक्षता, अधिवेशन को बुलाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, कोई बिल आ गया, अधिवेशन आ गया, उसको लागू करना है तो कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यपाल करेगा, कि भारत का प्रधानमंत्री करेगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष, कई लोग इस पर टिक मार के आ जाएंगे, मगर ऐसा ये गलत है। राज्यपाल वो तो राज्यों को ही सिर्फ नियम कानून पास कर सकता है, तो ये भी गलत हो गया। भारत का प्रधानमंत्री कई लोग टिक मार के आएंगे तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों अनुपस्थित हैं या उनकी कार्यवश ये पद खाली है तो 6 महीने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये भार भी संभाल सकता है, मगर 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अति आवश्यक होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। ये पद भरना जरूरी होता है, चाहे इस पर कोई भी हो, राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं जाएगा तो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा। अगर 6 महीने बाद उसको निर्वाचन आयोग चुनाव करा के उसको भरना रहता है तभी उसका कार्यकाल चल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों सदनों में कार्रवाई में भाग ले सकता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का महान्याय अभिकर्ता या भारत का महान्यायवादी। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग कहेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति कर सकता है, दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, महान्याय अभिकर्ता कर सकता है, तो ये सब गलत है। हमारा सही उत्तर भारत का महान्यायवादी कर सकता है। भारत का महान्यायवादी दोनों सदनों में भाग ले सकता है, मगर उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वो सिर्फ भाषण दे सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, वो किसी भी न्यायालय में जाके न्यायाधीश का काम भी कर सकता है, मगर वह दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेगा, मगर वो वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, भाषण भी दे सकता है, सुझाव भी दे सकता है, मगर वोट नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित कौन सा एक कार्य है? कौन सा कार्य लोकसभा के अध्यक्ष का? लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का स्थगन करना या लोकसभा का सत्रवाहन करना। तो लोकसभा का अध्यक्ष है वह ये तीनों काम करता है, विघटन भी कर सकता है, स्थगन भी कर सकता है और सत्रावसान भी कर सकता है। सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारी से संबंधित है? बताइए 249 किसके अधिकारी से संबंधित है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? सही उत्तर बताइए क्या होगा? जो 249 है वह संबंधित है राज्यसभा से। ठीक है, क्योंकि 191 से के बाद ख़त्म हो जाता है, 192 शुरू हो जाता है हमारा, और 267 तक क्या चलता है? राज्यों के बीच चलता है। उच्च न्यायालय कैसे न्यायालय बनेगा, कैसे क्या होगा, ये सब राज्यसभा का विषय है। तो 249 क्या होगा? यह राज्यसभा के अनुच्छेद के अधिकारियों का क्षेत्र है। सही उत्तर होगा हमारा बी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के संविधान से भारत की सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोचन का अधिकार लिया गया है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला क्वेश्चन ही था
कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का, जैसे हमारा कोई केस है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे क्या किया है, क्या इसमें ये होगा फैसला, मगर हम फिर उसको न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए डाल सकते हैं कुछ नए सबूतों के साथ या कुछ नए तथ्यों के साथ, उसको फिर से पुनर्विलोकन के लिए भेज सकते हैं। तो हमने पढ़ा था ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में था और भारत में था। तो सिंपल है कि भारत ने कई राज्यों से लेके बना है, तो इसीलिए होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनाडा से हमारा बता सकते हैं कौन है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन से हमारा लिया गया है, संसदीय लिया गया है। आयरलैंड से हमारा क्या लिया गया है बताइए, हमारा आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देश सिद्धांत तत्व। इसका मतलब जो नीति निर्देश राज्यों को लागू किया जाता है 36 से लेके 51 तक वो नीति निर्देश होते हैं, उनका पालन कर सकता है और उनका पालन नहीं भी कर सकता है राज्य, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, ना ही उसके लिए केस हो सकता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अभी हमने बताया था कि भारत की जो 8वीं अनुसूची है, कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। जब संविधान मूल बना था तो कितनी अनुसूचियाँ थी बताइए, तो अनुसूचियाँ थी 8, मगर अब हो गई हैं 12। ये पूछता है और अनुच्छेद 395 ही है। इसमें पूछ रहा है कि क्या है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में प्रावधान है, या शपथ के प्रारूप है, या आधिकारिक भाषा से है, या दल बदल कानून से है। हमने आपको भी बताया था कि भाषा से जो भी बनेगा, संशोधन होगा या ऐड की जाएगी, उसमें यही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो 92वें संविधान संशोधन, 71वां और 21वां संविधान संशोधन था, इसमें हमें भाषा को जोड़ा गया था, उड़िया भाषा को जोड़ा गया था। इसमें आप देख सकते हैं 92वें अनुच्छेद संशोधन में कौन सी 4 भाषा जोड़ी गई थी, तो समझ लीजिए कौन सी जोड़ी गई थी। एक तो महेंद्र सिंह धोनी वाले, ठीक है, मैथिली। यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा जो हमारे 92 में भाषा जोड़ी गई थी वह बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी। इसका मतलब BDMS जो हमारा कोर्स होता है डॉक्टरी का, उसमें होता है BDS होता है, मगर उसमें M जोड़ लीजिएगा कि BDS कोर्स होता है दांत का, उसमें मगर M जोड़ लीजिएगा या BDSM कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो 71वां संविधान संशोधन था उसमें क्या जोड़ा गया था, जो हमारा 71वां संविधान संशोधन था उसमें हमारा भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन में कोकरी, मणिपुरी, नेपाली, कोकरी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, याद रखिएगा। क से कोकरी, म से मणिपुर, न से नेपाली। तो यहाँ आप कर सकते हैं MNK, ठीक है, मैन होता है मगर के की जगह क्या हो जाएगा, MAN होता है, N की जगह हमारा के हो जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, मन को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके जुड़ सकते हैं। और जो हमारा 21वां संविधान संशोधन था वह सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में LAN लेन का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे LAN, यहाँ पे देख सकते हैं LAN, तो यहाँ पे कंप्यूटर से है, तो आप सबको जानकारी होगा लैन ए से आप एरिया नहीं लोकल नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे सही उत्तर होगा क्या, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, और एक होता है मैन, ठीक है। इसमें हमारा ज़्यादा हो सकता है, लेन में हमारा क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है बी, लोकल एरिया नेटवर्क है। इसमें LAN का तात्पर्य फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे APO में, तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम उसको भी पढ़ा देंगे। इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है एक समान IP एड्रेस, जिसे होस्ट होता है। जो नेटवर्क आप चलाते होंगे तो होस्ट का नाम जरूर आता होगा। एक यूनिक 15 अंकों का एड्रेस, एक यूनिक IP एड्रेस और एक समान नाम और संख्या। तो IP एड्रेस का नाम आप लोग ने वही बात सुना होगा, IP एड्रेस से किसी का भी पता लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, होस्ट कंप्यूटर के पास एक यूनिक नंबर होता है IP एड्रेस, जिसके थ्रू अगर आप कुछ क्राइम करते हैं तो आपके पास पुलिस पहुंच जाती है और CBI भी आपका छापा मार के IP एड्रेस के थ्रू ही आपको ट्रैक कर सकती है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और आपके कंप्यूटर से कैसी गतिविधियाँ हो रही हैं। तो ये एक होता है यूनिक ID एड्रेस होता है होस्ट कंप्यूटर से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड हैट लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब पेज मेकर है, ओपन है। इसमें तो आप सब जान गए होंगे कि
कौन नहीं है सॉफ्टवेयर? यहाँ पे ओपन ऑफिस है, MS ऑफिस, एडोम पेज मेकर, इससे भी सॉफ्टवेयर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। मगर रेड हैट लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, ये होगा रेड हैट लाइनक्स। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का तात्पर्य क्या है? DNS का तात्पर्य क्या है? DNS, जैसे अगर आप डोमेन नेम कहीं लेने जाते होंगे तो आपको DNS और चेंज करने को बोलता होगा, सर्वर नेम चेंज करने को बोलता होगा। ये आप दो चेंज करेंगे तभी आपकी होस्टिंग जो होती है वो आपके डोमेन नेम से कनेक्ट हो पाएगी। अगर आप होस्टिंग लेते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, तो उसमें इसका यूज होता है। तो अगर आप वेबसाइट और डोमेन नेम नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इससे वेबसाइट बनाई जाती है। DNS क्या होता है कि हमें डोमेन नेम सिस्टम होता है जिससे हमारी होस्टिंग जुड़ी होती है। तो DNS का यूज इसी में होता है हमारे इंटरनेट में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गर्भपूर्ति कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में कुल सदस्यों का 1/10, लोकसभा में कुल सदस्यों का 1/5, लोकसभा में कुल सदस्यों का 1/6 या लोकसभा में कुल सदस्यों का 1/8। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि गर्भपूर्ति, इसका मतलब 100 में से अगर 10 लोग भी आए हैं तो संसद की कार्रवाई होगी। कम से कम कोई भी कितने 525 सदस्य हैं तो उसमें से कम 1/10 आना चाहिए। ठीक है, 1/10, 525 में से 1/10 आना चाहिए। तो 1/10 गुणे 525, ठीक है, इतने ही आने चाहिए। कम से कम 52 मेंबर तो आने ही चाहिए। 52-53 मेंबर अगर आएंगे तभी कार्रवाई होगी संसद की, नहीं तो संसद की कार्रवाई उस दिन बंद हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी, या तो अगले दिन होगी। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय के नागरिकों के समान अधिकार की संहिता का प्रावधान किया गया है? अगर कोई भारतीय संविधान में अनुच्छेद के अंदर भारतीय नागरिकों संपूर्ण देश में समान नागरिका का प्रावधान किया गया है, तो सही उत्तर क्या होगा? 42वां, 43वां, 44वां कि 45वां? सही बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 44। इसका मतलब 44, 4 हमें सही दिखाई दे रहा है, सामान्य है। इसी तरीके से आप याद कर लीजिए 44 क्या है, भारतीय नागरिक संपूर्ण देश में समान अधिकार का प्रावधान मिला है, 44 होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या होगा हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्राधिकार रखता है? अगर कोई भारत की सीमा है, भारत के राज्यों की सीमा कैसे परिवर्तित होगी? अगर कोई एक राज्य है, यहाँ पे कोई दूसरा राज्य है, तो ये इतना बढ़ा लेगा, तो ये इतना बढ़ा लेगा, तो ये फिर इतना बढ़ा लेगा। इससे क्या हो जाएगा कि इन दोनों के अंदर विवाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। जैसे दो भाइयों के अंदर लड़ाई होता है, उसी प्रकार दो राज्यों के बीच भी लड़ाई हो जाएगा। तो इसका फैसला कौन करेगा? जो भारत का सबसे बड़ा रहेगा, बुजुर्ग रहेगा, जो सबसे पहले आया था। तो यहाँ पे राज्य सरकार तो बाद में आती है, उससे पहले कौन आता है? उससे पहले प्रधानमंत्री आता है क्या? उससे पहले राष्ट्रपति, ये सब तो नहीं आते। मगर सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना है हमारा संसद। संसद में ये फैसला होगा किस राज्य को कितनी ज़मीन मिलेगी, कितना बंटवारा होगा, क्या नाम होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा बी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, URL से तात्पर्य क्या है? URL, तो URL आपने कहाँ देखा होगा? याद करिए। URL आपने देखा होगा कि अगर हम खोलते हैं, कोई भी साइट हम खोलते हैं तो उसका मांगता है URL या www जो कहते हैं जिसको, एड्रेस। तो URL कहता है URL भेज दो, हम वो वेबसाइट खोल के देख ले। तो ये बस साफ हो गया, ये कंप्यूटर से है और इंटरनेट से है और नया है, करंट लैंग्वेज, इसको कोई ध्यान नहीं देता है। URL क्या है? तो यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर होगा, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होगा, या यूनिवर्सल रिसोर्स लैंग्वेज होगा। तो लैंग्वेज तो है नहीं, ठीक है, रिकॉर्ड लोकेटर भी नहीं है, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड भी नहीं है। तो सही उत्तर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यह हमें रिसोर्स करता है, लोकेट करता है कि हमें किस URL पे जाना है, जिससे हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट्स के अंतिम में किया गया परिवर्तन हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर Y से करते हैं Ctrl+Y, Ctrl+U, Ctrl+X और Ctrl+Z। अगर कोई हमने कुछ अंतिम में परिवर्तन किया है, उसको किस प्रकार से हम वापस ला सकते हैं? तो क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा डी, Ctrl+Z से जो हमने पीछे वाला था उसको हम Ctrl+Z से करेंगे तो फिर से वो आ जाएगा। जैसे हमने कुछ मिटा दिया और फिर से उसको लाना है, तो उसी तरीके ऑप्शन होता है कि उसी से वो आ सकता है, Ctrl+Z से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स की फाइल का
एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या होता है? जो MS वर्ड है, अगर उसमें हम कोई फाइल उसमें अगर कोई फाइल हम सेव कर रहे हैं 2007 में, तो उसका आखिरी में क्या लिखा आता है? PPT, DOXC या TXT या XLS। सही उत्तर क्या होगा? डॉक्यूमेंट से, तो डॉक्यूमेंट से पकड़ लीजिए DOC, डॉक्यूमेंट से लिखा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? हमारा क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? FTP, SNMP या टैलेंट या SMTP। तो सही उत्तर क्या होगा? तो विभिन्न होस्ट होते हैं, उनको ईमेल की सुविधा, जैसे होस्टिंग लिया जाता है, होस्टिंगर साइटें हैं, जब आप इसको चलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि होस्ट को ईमेल की सुविधा प्रदान करता है SMTP। सही उत्तर क्या होगा? SMTP। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर जो अपने वेब पेज देखने की आज्ञा कहलाता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसको आपको वेब पेज देखने की आज्ञा देता है तो क्या होगा? सही उत्तर इसका क्या होगा? MS ऑफिस, इंटरप्रेट या वेब ब्राउज़र या प्रचालन तंत्र। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो जीव विज्ञान में आ गया। MS ऑफिस ऐसी सुविधा देता नहीं है, इंटरप्रेट देता नहीं है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? कोई वेब ब्राउज़र हम कर रहे हैं तो हमें वेब ब्राउज़र ही चाहिए ना, ठीक है, वही हमें आज्ञा देगा। जहाँ हमको जाना है उसमें बस नाम लिख देना है, फायरफॉक्स है, क्रोमो है, उसमें बस हमें गूगल लिखना है, वो गूगल पे पहुँचा देगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि SQL से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य से है कि फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका है सिलेक्टेड क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज है, स्पेशल क्वेश्चन लेसन है या स्ट्रक्चर क्यूज लैंग्वेज है। यहाँ पे SQL। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है एक प्रकार का। तो इसका सही उत्तर है B। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? ये तो क्लास 3-4 से ही पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। निवेश इकाई है, मॉनिटर है, LU है। तो इसका तो सब उत्तर दे देंगे। CPU है, ठीक है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने बराबर होता है? 1 मेगा से गीगा आता है, मेगा से क्या होता है? किलो आता है, ठीक है। याद रखिएगा कि 1 MB से क्या आता है, ठीक है, 1 किलोबाइट से क्या आता है? किलोबाइट से, ठीक है। उसके बाद आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारा KB चलता है। अगर आप मोबाइल में नेट चलाते हैं तो KB चलता है, फिर कहते हैं अरे MB चल रहा है, फिर GB चल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि 1 मेगाबाइट, जो 1 मेगाबाइट है वह किसके बराबर है? तो इसका 1 मेगाबाइट किसके बराबर होगा? इसका 1 मेगाबाइट किससे बराबर होगा? तो इसके बराबर होगा किलोबाइट। तो किलोबाइट कितना होगा? तो सब में होता है कि 1024 कितने बराबर है? 1 मेगाबाइट से, और 1024 किसके बराबर? 1 गीगाबाइट से। तो इसी तरह ये क्रम चलता रहता है, गीगाबाइट, टेराबाइट, इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? इसका 1 मेगाबाइट तो 1 किलोबाइट के बराबर है। तो 1024 याद रखिएगा, जब आप नेट चलाते होंगे तो आपका 1000 पर 1 MB नहीं दिखाता है, 1024 पर 1 MB दिखाता है। एक बार ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, MB का ही चक्कर है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा A, 1024 किलोबाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी अस्थायी भाग में टेस्टर एवं अन्य डाटा को भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान में चिपकाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रहा है, और APO में ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो आपको कंप्यूटर का विशेष ध्यान रखना होगा और आपको हल करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अस्थायी भाग टेक्स्ट को अन्य भाग में भंडारित कर किसी अन्य स्थान में चिपकाते हैं। अगर कोई टेक्स्ट है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर उसको कहीं और चिपकाने को पेस्ट कहते हैं, ठीक है। पेस्ट भी लिख सकता है ये आपको। दांत करने वाला ये सुबह पेस्ट वो नहीं होता, पेस्ट माने चिपकाना होता है, ठीक है। तो भंडारित कर बाद में किसी अन्य स्थान पे उसको चिपका देते हैं। तो कहाँ है? रोम में, हार्ड डिस्क में, क्लिपबोर्ड पर, या CD रोम CD है। तो हार्ड डिस्क में तो सेव किया जाता है हमेशा के लिए, उसको डिलीट भी किया जाता है। CD रोम में ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो बचता है हमारा क्या? सिर्फ बचता है हमारा ऑप्शन C,
क्लिप बोर्ड में हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फिर बाद में इसको कहीं भी ले जाके कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप कमेंट भी करते होंगे कई बार, तो लगातार एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो एक बार आप कॉपी कर लेते हैं और क्लिप बोर्ड में जाके उसको हमेशा वहीं से बार बार कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कहलाता है। जो रैम होता है उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या कहलाता है? पहला है हमारा स्पूलिंग कहलाता है, बूटिंग कहलाता है, सेविंग कहलाता है, बफरिंग कहलाता है। बफरिंग तो उसको कहते हैं जैसे हम कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो बफरिंग होता है। सेविंग उसे कहते हैं कोई फाइल हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? बी होगा। बूटिंग ही होगा, जैसे आप कोई चीज़ होता है बूट कराते हैं, मोबाइल से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो बूटिंग कर देते हैं तो सही हो जाता है। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड कराना होता है तो हमें बूटिंग करना रहता है, ठीक है। जब हम बूटिंग करेंगे तभी हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नया डाल पाएंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कई लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर का कौन सा भाग है, ये सब सोचेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 आया था, ठीक है, फिर विंडोज़ 8 आ गया, फिर विंडोज़ 10, फिर 12, 12 आ रहा है शायद। तो इस तरीके से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम MS डॉट था, वो तो कोई चलाता नहीं था। तो इस तरीके से जब से विंडोज़ आया है तब से ऑपरेटिंग सिस्टम यही बन गया है सारे कंप्यूटर में, सबसे आसान है कंप्यूटर में चलाना, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं जिस पे हम कई सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर किसी में कोई ब्लैंक कंप्यूटर है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कराएंगे तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, उसके बाद हम कई सारे सॉफ्टवेयर डाल के उसमें काम कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक उच्च गति की स्मृति युक्त CPU की प्रतिक्रिया के दौरान अस्थायी भंडार हेतु प्रयुक्त होती है, क्या कहलाती है? जो एक उच्च गति से स्मृति शक्ति होती है CPU की, जो प्रतिक्रिया के दौरान अस्थायी भंडार हेतु क्या कहलाती है? एक रजिस्टर, एक बस, एक डाटा बस, एक बैकसाइड बस। तो सही उत्तर इसका होगा एक रजिस्टर कहलाता है। जैसे कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी CPU है तो क्या करता है, अस्थायी माने क्या होता है, वो परमानेंट नहीं है। कुछ जैसे आप सिस्टम बंद करेंगे वो सब मिट जाएगा, तो एक रजिस्टर होता है उस पर लिखाता रहता है, एक रजिस्टर मान लीजिए, और जैसे आप उसको बंद करेंगे सब गायब हो जाएगा, उसी तरह ये होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कवक मूल रूप से एक सहजीवी संबंध है, किससे है? जो कवक होता है, कवक मूल रूप से सहजीवी संबंध है। जो कवक होते हैं कहाँ उगते हैं? आपको पता है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे कवक लग जाते हैं। जैसे जीवाणु से उच्च पौधों की जड़ों में, फफूंद और उच्च पौधों की जड़ों में, शैवाल और ऑर्किड की जड़ों में, या बायोफॉर्मिट या ऑर्किड की जड़ों में। तो इसका सही उत्तर होगा फफूंद और पौधों की जड़ों में। आपको वहाँ पे कवक दिखाई देते होंगे, फफूंद और उच्च पौधों की जड़ों में भी आपको कवक दिखाई देते होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मलेरिया का वाहक क्या है? मलेरिया का वाहक सबको पता है, मच्छरदानी लगाइए, मलेरिया से दूर रहिए। अगर मलेरिया फैल गया तो डेंगू भी आपको होने की संभावना हो जाती है। क्वेश्चन है कि मलेरिया का वाहक क्या है? पहला है हमारा ऑप्शन दिया है कि एंडीज एजिप्लाइट मच्छर, क्योलेक्स पीपीएक्स मच्छर, या एनाफिलिस गेम्बाइज मादा मच्छर। एक बार आप याद रखिएगा, एनाफिलिस है और मादा मच्छर ही, नर मच्छर नहीं मादा मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं। और ठीक, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये पूरे दुनिया में लोग मच्छर से परेशान हैं और भारत में सबसे अधिक मलेरिया से नहीं मरते हैं, मगर मलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है सिनेमोन वृक्ष का कौन सा भाग मसाले और औषधि के रूप में उपयुक्त होता है? सिनेमोन का पहला है जड़ें, काष्ठ, पुष्पकलियाँ या छाल। सही उत्तर बताइए। तो सही, सिनेमोन वृक्ष का मसाले के रूप में छाल प्रयोग होता है। तो सही उत्तर क्या है हमारा सही उत्तर है छाल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है थायमीन की कमी के परिणाम से हो सकता है बेरी स्कर्वी नपुंसक स्केटस। थायमीन, ठीक है। तो सही उत्तर है थायमीन से होता है बेरी, ठीक है। विटामिन B1 से ये होता है बेरी रोग। ये विटामिन B का रासायनिक नाम है, विटामिन B का नाम है थायमीन। तो सही उत्तर है बेरी रोग। इससे होता है थायमीन की कमी से, और ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है थायमीन, विटामिन B की कमी से, B1 भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा बेरी B से होता है, B से बहुत बचपन पढ़े होंगे, B से बेरी रोग होता है B1 से, ठीक है। बेरी रोग होता है विटामिन B। और उसका जो आजकल क्या पूछ रहा है कि जैसे A से रेटिनल, रतौंधी, इस तरीके से नाम पूछ रहा है।
बी से थाइमीन, B1, B2, B7, इस तरीके से उसके नाम से पूछ रहा है कौन सा रोग होता है। अब ए बी सब याद कर लिए तो अब इससे पूछ रहा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है हमारा यकृत। ठीक है, जो यकृत है ये हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन की ओर। और यकृत में जानते हैं कि अगर हो जाएगा आपका पथरी तो निकालना ही पड़ता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। पहला हमारा कि नई दिल्ली, शिमला, पंतनगर, कटक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, याद रखिए आलू कच्चालू आलू को अगर ज़्यादा नमी में रहेगा सड़ जाएगा, ज़्यादा धूप में रहेगा सूख जाएगा। तो आलू को ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिससे वो ख़राब भी ना हो, सड़ी भी ना हो, बरसात में ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं। तो ऐसा कौन सी जगह है कि कोई चीज़ रखने से ज़्यादा दिन तक रह सकती है? क्योंकि आलू ऐसा चीज़ है कि ये बहुत जल्दी ही सड़ने लगता है, तो इसीलिए इसको बनाया गया है शिमला। ठीक है, शिमला में क्या पड़ती है? सबसे अधिक ठंड पड़ती है, इसीलिए इसको शिमला में बनाया गया। तो सही उत्तर क्या होगा? शिमला हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कंडरा तथा स्नायु क्या है? अब हमारा देखिए ये हमारा साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देख, कंडरा और स्नायु पेशी उत्तक है, उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है, या कंकाल है? तो क्या है? कंकाल तो हो नहीं सकते। ठीक है, ये तो ऑप्शन कट गया। अब है पेशी, उपकला या संयोजी उत्तक। तो कंडरा स्नायु, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? हमारे संयोजी उत्तक है। ठीक है, याद रहेगा संयोजी उत्तक के दोनों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, 40वां क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती है? किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती है? इसका मतलब अगर वो समूह का रहेगा तो वह प्रतिरक्षा बहुत कम कर पाएगा, होती ही नहीं है। ए बी, ए ओ बी। ओ क्या है? सबको दे सकता है। ए बी क्या है? सबसे ले सकता है। ठीक है, इतना तो मालूम होगा आपको। और इसमें क्या है कि प्रतिरक्षी इसमें नहीं होता है, तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? ए और बी में प्रतिरक्षी नहीं होती है, अपने बचाव के लिए ज़्यादा ये नहीं होता है। एकदम समझ लीजिए इनको जल्दी बहुत ज़्यादा बीमारी पकड़ती है। हमारा अगला है, उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक पाया जाता है? यहाँ पे है उत्साह। उत्साह में के क्षणों में कैसे आप बहुत खुश हो गए, आपका पेपर निकल गया तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो क्या होगा? उस क्षण कौन सी अधिक मात्रा स्रावित होती है बताइए? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक निकलता है? वैसोप्रेसिन, रिलैक्सिन, एंडिनेलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा एंडिनेलिन। ठीक है, एंडिनेलिन क्या है? ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है? नाभिकीय विखंडन आप जान लीजिए, कई लोग नाभिकीय विखंडन नहीं जानते हैं। जब एक नाभिक होता है उसका विखंडन हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका मतलब एक अणु है और उससे दो अणु बन गए, इसका मतलब एक परमाणु है, दो परमाणु इससे बन गए, ये भी कह सकते हैं। तो ये किस कारण होता है कि क्या होता है कि एक से ये दो बन जाते हैं? आखिर इसमें क्या होता है? और जब ये होता है तो बहुत ज़्यादा उष्मा ये छोड़ता है और जिससे क्या होता है? परमाणु बम भी बनता है। तो नाभिकीय विखंडन किससे होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ये परमाणु है, परमाणु का जो केंद्र होता है उसके किनारे किनारे से नाचता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन अंदर रहता है, प्रोटॉन क्या है? और न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं? ये नीचे नाभिक में अंदर रहते हैं और इन्हीं की वजह से नाभिक स्थिर बना रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके आगे पीछे घूमते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वजह से ही नाभिकीय विखंडन उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष समतुल्य है। इसका मतलब एक प्रकाश, अगर प्रकाश की चाल करी जाए 13.8 और 10 पे 10 या 19 है तो 3 करोड़ प्रकाश वर्ष ऐसे सब कहते हैं 1 सेकंड में चलता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकाश वर्ष किसके समतुल्य है? तो बताइए। तो सही उत्तर है हमारा 9.461 मल्टीप्लाई 10 पे 15 मीटर समतुल्य। ठीक है, इसलिए प्रकाश का वेग आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो 3 उसका है 3 मल्टीप्लाई 10 पे 9 है कि 10 है, इनको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि समान प्रकाश में तरंगदैर्घ्य का सही क्रम क्या होता है? तो बताइए। पहला हरा नीला पीला, पीला नीला हरा, पीला हरा नीला, नीला पीला हरा। तो सही क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। सही क्रम में बताइएगा।
तो आपने कुछ पढ़ा होगा 7 रंग निकलती हैं, ठीक है। 7 रंग जब निकलती हैं तो सबसे इधर लाल और सबसे इधर लाल होता है, सबसे भी क्या होता है, बैगनी। तो बताइए कौन होगा। उसमें हरा पीला भी होता है। सही उत्तर है हमारा पीला, हरा और नीला, ठीक है। पीला, हरा और नीला है, यह है सही क्रम में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिन क्या होता है, जो हम लोग पेशाब करते हैं उसमें यूरिन होता है, और उसमें नाइट्रोजन की कितनी % मात्रा होती है। 28, 70, 23, 46। तो सही उत्तर है हमारा 46%। तो इसमें यूरिन नहीं, यूरिया इसमें लिखा है, सॉरी, इसमें यूरिया लिखा है। यूरिया क्या होता है, यूरिन, अब मैंने कहा पेशाब वाला, तो यूरिया इसमें लिखा है। यूरिया क्या होता है, जिससे कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं और उससे विकास होता है। पौधों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है यूरिया। यूरिया कितना दाम है बता दीजिए। 395 रुपये बिक रहा है एक बोरा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 0 टेम्परेचर तापमान पर 100 ग्राम बर्फ़ को 80 डिग्री सेल्सियस के 100 ग्राम जल के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण के अंतिम ताप का मान क्या होगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस है तापमान है, और उसको 100 ग्राम बर्फ़ को 80 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम जल के साथ मिलाया जाए तो अंतिम ताप क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है 0। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष कम दिखाई देते हैं। इसका मतलब हमारा उत्तराखंड का निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोही से संबंधित निम्न वृक्ष कम दिखाई पड़ते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा हमारा सील, चीर, पाइन, देवदार और भोजपत्र, ये सब कम होते चले जाते हैं। ये आपका याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाएगा, और ये परीक्षा में 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे तथा जंतुओं की द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है। चार्ल्स डार्विन, कार्ल लीनियस, AR बैलेंस या JD हुकार। सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा कार्ल लीनियस को हमारा जंतुओं का द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई वृद्धि के कारण उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन होता है। जो पौधे का वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन क्या होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारा ऑक्सिन, ठीक है। ये हार्मोन है जिससे पौधे का लंबाई वृद्धि होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से 2 ताप मापांक समान होते हैं। जो 2 ताप हैं वो समान कौन से होते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तो कभी भी समान नहीं होते हैं, और फ़ारेनहाइट और केल्विन कहाँ हो पाएंगे। केल्विन और सेल्सियस ये भी नहीं होते हैं। वही सेल्सियस जहाँ 37 होगा यहाँ 97 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट केल्विन 273 जोड़ा जाएगा। केल्विन सेल्सियस ये तो हो ही नहीं पाएगा। इसमें से कोई भी नहीं। तो सही उत्तर क्या है इसमें से कोई भी नहीं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम, मंगोलाइज इडियट पाया जाता है। गुणसूत्र 21XY 50+X गुणसूत्र किसके कारण हमारा मंगोलायड इडियट पाया जाता है। तो XY से तो पुरुष महिला जन्म लेती हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताइए। तो हमारा सही उत्तर होगा गुणसूत्र संख्या 21 के कारण ऐसा होता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। पानी की वजह से। कई लोग पानी की वजह से इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है मार देंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सूर्य प्रकाश में नीला प्रकाश अधिक होता है, बिल्कुल गलत। सूर्य के प्रकाश में सब रंग बराबर होते हैं। वातावरण में प्रदूषण द्वारा सूर्य का प्रकीर्णन होता है, ये भी कुछ हद तक सही है। वातावरण वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का परिवर्तन होता है। अन्य रंगों का खगोलीय पिंडों द्वारा अवशोषण होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, बाकी सब गलत हो गए, तो हमारा सही उत्तर होगा बी। वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन ही इसका प्रमुख कारण है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एल्कोहल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, स्थिर पाथी आसवन या निर्वात आसवन। इसमें से सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है, आप साइंस का पढ़ लीजिए, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन द्वारा एल्कोहल
को शुद्ध प्राप्त किया जाता है। प्रभाजी आसवन क्या होता है? अल्कोहल निकालने का शुद्ध क्या होता है? आपको पता ही होगा कि किसी भी चावल को या किसी भी अन्य चीज़ को अगर हम सड़ा देते हैं, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न करके आता है, उससे हम उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरिया उसको खा के मर जाते हैं और उससे जो मल निकलता है और खा पी के सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद 21 दिन बाद उसको गर्म कर किया जाता है, जिससे हम उसे पानी और अल्कोहल को अलग कर लेते हैं। अल्कोहल पहले ही गर्म होके बाहर निकलने लगता है और पानी कुछ देर बाद गर्म होके बाहर निकलता है। तो हम लोग पहले अल्कोहल को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद पानी को छोड़ देते हैं। ये हमारा प्रभाजी आसवन कहलाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेम मेग्लेस नामक कीटनाशक का रासायनिक नाम क्या है? गेमिलेकेशन नामक कीटनाशक रासायनिक का नाम क्या है? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, कई लोगों का ये मालूम नहीं होगा। केमिकलेस नामक DDT और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरल और हेक्साक्लोरोबेंजीन। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा बी, बेंजीन हेक्सोक्लोराइड इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। साधारण शर्करा का प्राकृतिक विकल्प कौन सा होगा? तो तुलसी पत्र, एलोवेरा पत्र, दालचीनी छाल या स्टीविया पत्र। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा स्टीविया पत्र। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से ATP के कितने अणु बनते हैं? तो हमारा विकल्प है 38, 36, 12 या 2। तो आवासीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से ATP के कितने अणु बनते हैं? सही उत्तर है हमारा 2 अणु बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन 12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन 12 का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? सही उत्तर है हमारा सी, राइसोकोबामीन इसका सही उत्तर है। उसके बाद हमारा रेटिनॉल ए का सही उत्तर है। फिर हमारा आपसे पूछ सकता है कि राइबोफ्लोविन किस विटामिन का है? तो ये हमारा विटामिन 12 है और ये हमारा विटामिन 2 है। ठीक है, B2 की वजह से हमें कौन सा रोग हो सकता है? B2 की वजह से हमें वृद्धि का रुकना, भूख और वजन कम होना, तंत्रिका टन इस तरीके से धुंधली दृष्टि होना, इस तरीके से कई रोग हो सकते हैं। पेशियों में लकवा भी पड़ सकता है। और रेटिनॉल से तो आपको मालूम है कि रतौंधी हो जाएगा। और B12 से हमें कौन से रोग हो सकते हैं? B12 से हमें यकृत संबंधी हो सकते हैं। रुधिर की कमी, जैसे आपके खून में अगर कमी आती है तो B12 की वजह से ही आती है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालिन। ठीक है, कोबालमीन इसका नाम है और इसकी वजह से हमारे जो खून है उसमें कमी आने लगती है, खून बनना बंद हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैटरी, लेड, ग्लास और जंग रोधक पाइमर पेंट के निर्माण में लाल वरित के रूप में होता है? सही उत्तर क्या होगा? ये रासायनिक विज्ञान से पूछा जा रहा है। Pb3O4, PbO, PbCrO4 या PbOS2। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है हमारा ए, Pb3O4। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? जो जल शोधक होता है, जल को शुद्ध करने का किसका प्रयोग होता है? सूक्ष्म तरंगों का, पराबैंगनिक किरणों का, एक्स किरणों का, अवरक्त किरणों का। तो सही उत्तर है हमारा पराबैंगनिक किरणों की वजह से हमारा जो जल हो शुद्ध हो सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2019 में प्रिंट मीडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट अवार्ड किसे दिया गया था? तो सही उत्तर क्या होगा? आनंद कुमार पटेल, शशांक कुमार, S विजय कुमार और मृदुलाचारी। सही उत्तर क्या होगा बताइए? जनवरी 2019 में। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2019 में प्रिंट मीडिया में खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका एक्सीडेंटल इन जर्नलिस्ट अवार्ड किसे दिया गया था? पहला आनंद कुमार पटेल, शशांक कुमार, विजय कुमार, मृदुलाचारी। तो इसका सही उत्तर है हमारा S विजय कुमार। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 के प्रारंभ में सबसे पहले कौन सा देश पावुक नाम के तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ था? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर का भी पूछ रहा है। जिस सन में पेपर है उस सन का ये याद रख लीजिएगा। तूफान कहाँ आया, किसको अवार्ड मिला, किसको क्या? जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है थाईलैंड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 3 से 7 जनवरी 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच
चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान किस बीमारी की जागरूकता हेतु धनराशि इकट्ठा की गई थी? तो पहला हमारा है एड्स, फेफड़ों का कैंसर, छाती वेस्ट का कैंसर, दिल का दौरा। तो सही उत्तर हमारा क्या है? छाती वेस्ट का कैंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2019 के 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसी चलचित्र ड्रामा में दिया गया था सर्वोत्कृष्ट अनुभव के लिए अवार्ड दिया गया था। पहला क्या है हमारा पहला है ग्ले क्लोज, लेडी गागा, निकोल किडमैन, रोजमंड। लेडी गागा का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, तो मगर सही उत्तर है ग्लेज क्लोज को दिया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अरे बाप रे, बहुत बहुत सरल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि असहवनी पौधे में निम्न नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है भाई? विभज्योतक कोशिकाएं, जाइलम वाहिनियाँ और पेरेकाइमा कोशिका और ब्रा भित्ति। सही उत्तर क्या होगा? तो जाइलम, ज से जालिम, ज से जाइलम वाहिनियाँ नहीं पाई जाती है असंवहनी पौधों में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न रोग का परीक्षण इल्सा जांच द्वारा संभव है? एड्स, पोलियो, टाइफाइड, कैंसर। तो इसका सही उत्तर है एड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के नाम नए साल 2019 के संदेश में 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर क्या होगा? इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के नाम नए साल 2019 के संदेश में वर्ष 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा है? 26, 28, 30 कि 32? सही उत्तर क्या होगा हमारा? 32। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एमोस ओज जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई थी, कौन थे भैया? एमोस ओज फ्रांसीसी दार्शनिक, इजरायली लेखक, ब्रिटिश समाजशास्त्री या जर्मन संगीतकार। सही उत्तर क्या होगा? तो एमोस ओज जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 हुई थी, कौन थे भैया? ये थे इजरायली लेखक थे, ठीक है, लेखक। बांग्लादेश के वर्तमान आम चुनाव संसदीय के मतदान कब हुआ था? बांग्लादेश में इस समय तो शासन किसका है बताइए? सेना का है कि सरकार का? तो बांग्लादेश में वर्तमान आम चुनाव संसदीय के लिए मतदान कब हुआ था? 28 दिसंबर 2018, 29 दिसंबर 2018, 30 दिसंबर 2018 के 1 जनवरी 2019। सही उत्तर क्या होगा? तो बांग्लादेश के वर्तमान आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था 30 दिसंबर 2018 को। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? हिमाचल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरल? तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, जो 112 आपातकालीन नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन किस शहर में जनवरी 2019 में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था? तो पहला क्या है? नई दिल्ली, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई। तो सही उत्तर हमारा क्या है? नई दिल्ली में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रहलाद निहलानी की जगह किसने ली थी? अनुपम खेर ने ली थी कि गजेंद्र चौहान ने, कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने या प्रसून जोशी ने? तो इसका सही उत्तर हमारा है प्रसून जोशी ने लिया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ऑस्कर 2018 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म को नामांकित किया गया है? तो सही उत्तर क्या है? बर्फी, विसरैने, न्यूटन या अलीगढ़? तो भैया याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2021 का आपका पूछा जाएगा न्यूटन। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ था? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा। 1 जुलाई 2017 की 8 नवंबर 2017, 30 जुलाई 2017 की 1 मार्च 2017 को हुआ था। तो सही उत्तर हमारा क्या है कि 1 जुलाई 2017 को ये हुआ था। जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को, कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हुई थी 2017 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि करतारपुर साहिब गुरुद्वार के कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान किस जिले में स्थित है? तो हमारा है गुजरावाला, मियांवाला, लाहौर या नारोवाला? तो हमारा सही उत्तर है हमारा नारोवाला। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि AFC एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया था? सही उत्तर क्या है? जापान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत या ओमान? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात में 2019 में AFC एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता
मृग्याल सेन, जिनका 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में देहांत हुआ, उनकी आयु कितनी थी? 89, 91, 93, 95। सही उत्तर होगा 95 की उम्र में उनका देहांत हुआ था, 2018 में वो थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे कि नहीं? विमल जलान, मोटेंग सिंह आहलूवालिया या अरिजित पटेल? तो सही उत्तर कौन है कि मोटेंग सिंह आहलूवालिया जो है वो भारत के गवर्नर जनरल नहीं रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में ओलंपिक किस खेल शहर में आयोजित किया जाएगा? क्योंकि ये पुराना है तो आपका 2000 पूछ सकता है 24 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजिला को 2024 फ्रांस में शायद आयोजित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये लंदन। तो सही उत्तर है हमारा टोक्यो में जीत चुके हैं और हो भी चुका है और इसमें गोल्ड मेडल ला चुके हैं। कौन गोल्ड मेडल? नीरज चोपड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए हैं? सही उत्तर क्या होगा? 4, 7, 3, 6। तो हमारा सही उत्तर है 6। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो हमारा पहला है वर्ल्ड वेब वुमेन, वर्ल्ड वुमेन या वेब वाइन वुमेन या वेब वंडर वुमेन। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा वेब वंडर वुमेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? हमारा है पी साईनाथ को, एम एस रंधावा को या एम एस स्वामीनाथन को कि जी नमलावर। जो यहाँ पे देख सकते हैं स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उन्हीं को प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज दिया गया था, एम एस स्वामीनाथन को। और अगला क्वेश्चन है, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ जेंडर बनाया गया है? पहला क्या है हमारा? हिमा दास को, पीवी सिंधु को, साइना नेहवाल को कि विनय फोटाक को? तो हमारा सही उत्तर है हिमा दास को। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद कर लीजिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। ये मनाया जाता है फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? 28 फरवरी को। हम फरवरी याद रखिए दूसरे महीने में और 28 को मनाया जाता है क्या? फरवरी में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रही हैं? बहुत कठिन क्वेश्चन। मार्गरेट आल्वा, नित्यानंद स्वामी, BL जोशी, सुरजीत सिंह बरनाला। तो सही उत्तर क्या है? हमारा बी है, नित्यानंद स्वामी, जो उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं कभी भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय जज कौन था? तो सही उत्तर कौन है? नवीन कुमार, कीर्ति रंजन, सुरेश कुमार, परवर आर मेहता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है परवर आर मेहता। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? सही उत्तर क्या है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है शहरीकरण से, प्रतिरक्षण से, स्वास्थ्य, सफाई से, ग्रामीण भारत के पुनः उद्धार से। ये केंद्र सरकार की एक पहल है। तो यह इंद्रधनुष है प्रतिरक्षण से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस शहरों के बीच चलेगी? नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु से चेन्नई, अहमदाबाद से मुंबई, नई दिल्ली से चंडीगढ़। तो सही उत्तर क्या है? अहमदाबाद से मुंबई की ओर चलेगी सबसे पहले बुलेट ट्रेन। हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन हम मतदान करते हैं किस दिन मनाया जाता होगा? 24, 25, 29 या तो 20, 26 को हमारा मनाया जाता है गणतंत्र दिवस और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किसने कराया था? हमारा इतिहास से भी आ रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा तो इल्तुतमिश ने कराया था, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। और इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो 1936 से 40 के बीच में उसने राज किया था। 1236 से 1240 के बीच में उसने राज किया था। किसने किया था? तो रजिया सुल्तान पहली भारतीय मुस्लिम थी। और इल्तुतमिश को ऐबक का गुलाम कहा जाता था और ऐबक को मोहम्मद गौरी का गुलाम कहा जाता था। तो बलवंत ने रजिया सुल्तान को मरवा कर अपने राजगद्दी पर बैठ गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या बनवाया था, इसने नींव रखाई थी किसकी, कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की नींव किसके नाम से रखाई थी, एक थे कुतुब मीनार, उनका नाम था काकी, वो भी थे कुतुबुद्दीन फारूक काकी नाम था उनका शायद, तो काकी याद रखिएगा, उनके नाम से उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, किसका निर्माण कराया था, उसको बनाया था जो इसमें बड़ी कुतुब मीनार, दुनिया का सबसे बड़ा मीनार, ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़े का भी निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन के शासनकाल में राजधानी क्या थी, कुतुब की जो राजधानी थी वह थी लाहौर, और लाहौर में घोड़े से गिरकर उसकी मौत भी हो गई थी। वह कभी भी दिल्ली में नहीं आया, सल्तनत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कहीं गौरी के गुलाम, वो भी एक गुलाम था, गौरी के कई सारे गुलाम थे, कहीं वो उसकी हत्या न कर दे, इसीलिए वह नहीं आया। और लाहौर में एक दिन घुड़सवारी पोलो होता है वही खेलते हुए मर गया। पूछा जाता है कौन सा ऐसा राजा था या सुल्तान था जो घोड़े से गिरकर मर गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो अकबर के कार्यकाल में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। और तुलसीदास की कहा भी जाता है कि तुलसीदास जब वो जन्म लिए तो राम राम कहते हुए जन्म लिए थे, और अकबर ने कई बार तुलसी को अपने दरबार में बुलाया, नवरत्नों में शामिल करने की कोशिश की, मगर तुलसीदास ने साफ मना कर दिया, और ना वो तुलसीदास से मिलने गया और ना अकबर ही तुलसीदास से मिलने गया, बस पैगाम भेजते रहे। तो अहम की भावना तो मालूम होती। अमीर खुसराओ के संगीतकार थे अमीर खुसराओ संगीतकार थे एवं एक क्या थे, सूफी संत थे, फारसी हिंदी लेखक थे और इतिहासकार और विद्वान थे ये सभी। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है, और इन्होंने 8 सुल्तानों का काल भी देखा था। अमीर खुसरो ने, इन्होंने संगीत का बहुत से यंत्र साधन बहुत कुछ बनाया। तो यह एक सूफी संत थे और फारसी हिंदी लेखक भी थे, इतिहासकार भी थे, विद्वान भी थे, ये सभी थे अमीर खुसरो। बहुत ही तूतीय हिंदी ने बोला जाता है, ये जरूर याद रखिएगा, पेपर में हर बार पूछा जाता है। बंगाल शासन के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का शासन कब हुआ था, सबको मालूम है, गवर्नर जनरल। यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात आ गई है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग थे बंगाल के गवर्नर जनरल। और रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बंगाल का सिर्फ गवर्नर था। फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद लॉर्ड कैनिंग को बना दिया गया वाइसराय, वही वाइसराय बना था। ठीक है, भारत का पहला वाइसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस बना था। ठीक है, और उसके बाद भारत का ये इसने पूछा है कि बंगाल शासन का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना था हेस्टिंग, और उससे पहले गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इतना याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, 2018 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, चंपारण के बाद, चंपारण का किसके कहाँ हुआ था, चंपारण किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह नहीं किया था। लोग कहते हैं कि भूख हड़ताल पे थे, कई लोग कहते हैं भूख हड़ताल पे नहीं थे, और चंपारण से ही गांधी युग की शुरुआत हो जाती है। वहाँ से लोग आए किसान और उनको बुला के लेके गए, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो नील की खेती होती थी तो उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। फिर उसके बाद 1918 में अहमदाबाद गए, उसके बाद वहाँ पे जो फैला था बीमारी प्लेग से, उसके लिए उनको बोनस दिया जाता था। जब प्लेग ख़त्म हो गया तो फिर बोनस की मांग करने लगे, तो सारे फैक्ट्रियों ने कहा कि हम दे नहीं पाएंगे, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने वहाँ हड़ताल किया था। ठीक है, फिर उसके बाद बरदोई चले गए। ठीक है, वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई महात्मा गांधी ने किया, फिर असहयोग आंदोलन चलाया, फिर सत्याग्रह, खलीफा कई सारे किए। तो अहमदाबाद मजदूर हड़ताल के नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, और अरोरा आसफ अली, श्रीमती एनी बेसेंट या श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो सही उत्तर क्या होगा,
तो इसने पूछा है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय यहाँ पे जुड़ गया है, तो भारतीय कौन थी? इसमें से एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, और ये थी, तो 3 में से कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा श्रीमती सरोजिनी नायडू हमारी क्या थी? भारतीय थी। और अगर पूछ लेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। यह भारत की नहीं थी, दूसरे देश से आई थी, शायद आयरलैंड से। वहाँ से आकर लोगों के लिए इतना काम किया जो यहाँ की औरतें नहीं कर सकी। अरोड़ा आसफ अली के बारे में आपको पता होगा, जब जीरो ऑपरेशन चलाया गया 1942 में, तो अरोड़ा आसफ अली ने ज़मीन अंडरग्राउंड में रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ही एफएम के द्वारा प्रचार किया गया। इसमें कई सारे नेता थे, जो जयप्रकाश नारायण और संस्थापक कहा जाता है सपा के, वो भी थे, उनका नाम याद नहीं है, राम मनोहर लोहिया भी थे। कई सारे नेता थे जो इस समय आंदोलन से जुड़े हुए थे और जो गिरफ्तार नहीं हुए थे, अंडरग्राउंड चलाया जा रहा था। और इसमें सबसे अधिक नाम है अरोड़ा आसफ अली, जो लगातार लोगों को बता रहे थे क्या करना है और इस समय आंदोलन किस रूप में चल रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि जिससे आप आर के पीछे सब क्वेश्चन कर सकें। हमारा अगला है, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, यह कथन किसने कहा था? पहला है जर्मी बेंथम और दूसरा है टी.एच. इलिस ने, कार्ल मार्क्स ने, के लेनिन ने। तो सही उत्तर क्या है? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, अगर अफीम हट जाएगा तो लोग उपद्रव करेंगे और मारपीट करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या था? सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या समानता? सही उत्तर क्या होगा? सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या समानता। सही उत्तर होगा उदारवाद का मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। सही उत्तर हमारा होगा सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? यहाँ पे कर्नाटक, सिक्किम, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर होगा हमारा सिक्किम है, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। हमारा 1वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पैनोरामा फिल्म उत्सव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, गोवा, हैदराबाद। तो सही उत्तर है पैनोरामा फिल्म नई दिल्ली में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेतु बंध की रचना किसने की है? सेतु बंध की रचना किसने की है? रुद्रसेन द्वितीय, पवर सेन द्वितीय, विंध्य शक्ति या वासुदेव। तो हमारा सही उत्तर है पवर सेन द्वितीय ने सेतु बंध की रचना की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन एवं पोप के मध्य हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? इंडल्जेंस, टाइट, कॉनकोर्डर्स या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर क्या है हमारा? सी है, कॉनकोर्डर के नाम से जाना। हमारा अगला है, भीम बेटका शैलाश्रय स्थल कहाँ पे है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है हमारा मध्य प्रदेश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, इस बारे में जानकारी किस लेख में मिलता है? सारनाथ अभिलेख, बेसन नगर अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख या डी अयोध्या अभिलेख। तो सही उत्तर है अयोध्या अभिलेख। शुंग वंश को ब्राह्मण वंश का उदय भी कहा जाता है और इसी ने सबसे अधिक बौद्ध धर्म जो स्तंभ होता है, सारे स्तंभों को लमसम इसने तोड़ के खत्म कर दिया था और हिंदू धर्म को सबसे अधिक बढ़ाया था। फ्रांस में बुओ वंश की स्थापना किसने की थी? यह भी इंटरनेशनल पूछ रहा है। फ्रांस में बुओ वंश की स्थापना हेनरी द्वितीय, हेनरी पंचम, हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम किसने किया था? तो बुओ वंश की स्थापना हेनरी चतुर्थ ने किया था। लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी या जेतो। सही उत्तर क्या होगा? माइकल एंजेलो थी जो लास्ट जजमेंट के चित्रकार थे। हमारा अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का दांते, मास्टेक्यू, मैकियावेली या रूसो। सही उत्तर क्या होगा? मैकियावेली को। तो आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? और चाणक्य कौन थे? वह थे चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और किसके कारण उन्होंने किया था? नंद वंश के घनानंद के द्वारा अपमान किए जाने पर उन्होंने नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश को स्थापित किया था। और चाणक्य कहाँ से पढ़े थे? तो तक्षशिला, जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है, शायद अब नष्ट हो गया होगा, उसके कुछ ही अवशेष बचे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइब ए
मुमलिकत का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था? पहला है हमारा रुकुद्दीन, फिरोज शाह, अलाउद्दीन, महसूर शाह, बहराम शाह या आराम शाह। तो सही उत्तर क्या होगा? बहराम द्वारा नाइब ए मुल्कियत का पद सृजित किया गया था बहराम के समय। हमारा अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के मध्य भारत के निम्नलिखित हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के मध्य भारत के निम्नलिखित प्रदेश के किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? नागालैंड, पंजाब, मध्य प्रदेश की मणिपुर। सही उत्तर है नागालैंड में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य वसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? पहला है हमारा उत्तरी डकोटा, टेक्सास, नेब्रास्का, कैलिफोर्निया। सही उत्तर है हमारा कैलिफोर्निया। हमारा अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन है? सही उत्तर है हमारा बिस्मार्क, मेटरनिकी, फ्रांसीसी प्रथम या जार अलेक्जेंडर प्रथम। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बिस्मार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य कौन बना है? तो सही उत्तर है NC बनर्जी, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और GK गोखले। तो इसका सही उत्तर हमारा बता दे रहे हैं दादा भाई नौरोजी ही थे जो इंग्लैंड हाउस ऑफ कॉमन का पहला भारतीय सदस्य बने थे। ये किस पार्टी के द्वारा बनाए गए थे? लेबर पार्टी वहाँ की थी इंग्लैंड की। और उसके ज़्यादा पहले दादा भाई इन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय निकालना भी सिखाया था लोगों को। और दादा नौरोजी भाई हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब इनकी शुरुआत हुई थी कांग्रेस कब बना था? तो 1885 में बना था और इनको वेमचंद बनर्जी द्वारा पहले इनके अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी और कई सारे अध्यक्ष बने जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके बनाया गया था। तो दादा भाई नौरोजी पहले फारसी थे जो ये बने थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समांतर सरकार का सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई थी? कई बार पूछा गया है बलिया, वरदान, सतारा या मिदनापुर। सही उत्तर क्या है? बलिया में सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में समांतर सरकार बनाई गई थी। सतारा क्या था? जब डलहौजी ने सबसे पहले हड़प नीति अपनाई तो सतारा ही हमारा सबसे पहले हड़प नीति के लिए शिकार हुआ और उसके बाद अवध, झांसी, बहुत से मराठाओं का इधर उधर सब वो मिलाने लगा डलहौजी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्ष पर्वत श्रृंखलाओं में पंचमढ़ी हिल स्टेशन किसमें स्थित है? सही उत्तर हमारा क्या है? तो हमारा सही उत्तर है विंध्याचल, सतपुरी, अरावली, अजंता। सही उत्तर है हमारा सतपुरी में पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है, सतपुरा में। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान का चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित द्वीपों में से किसको जापान की चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? क्यूयूस, सिकोक, रियूक या होन्सू। तो सही उत्तर है हमारा होन्सू को चावल की कटोरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन उष्ण और उष्पोष कटिबंधित क्षेत्र की कृषि की प्रमुख विशेषता है? गहन कृषि, विस्तृत कृषि, बिखरा कृषि या अधिक उच्च उत्पादकता वाली कृषि। तो सही उत्तर क्या है हमारा? गहन कृषि। गहन कृषि को ही हम उष्ण कटिबंधित क्षेत्र की कृषि का प्रमुख विशेषता मानते हैं। हमारा हुदहुद चक्रवात भारत के निम्नलिखित तटीय प्रदेशों में किसके संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश, केरल, बंगाल, चेन्नई। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आंध्र तटीय प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मध्याह्न रेखाओं के ग्रीनविच मध्य संख्या कहाँ से लिया जाता है? तो सही उत्तर हमारा होगा 0 अंश से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झील परिदेश के प्रमुख लौह अयस्क खनिज क्षेत्रों की पहचान कीजिए। तो जहाँ पाया जाता है बर्मिंघम, पीटर्सबर्ग, डुलू, मेसाबी, वर्मिलियन, लॉस एंजेलिस और पियूबो, पीटर्सबर्ग, डलस, पीटर्सबर्ग या मेसाबी। तो पहला तो गलत हो जाएगा, बिघम्बन ये अमेरिका में नहीं पाया जाता है। तो दूसरा ये हमारा महान झील परिक्षेत्र जो लौह अयस्क के लिए पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, हमारा सही उत्तर होगा दूसरा, डुलूथ, मेसाबी और वर्मिलियन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसके द्वारा साग के संयोजन सूचिका याद करने के लिए निम्न विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था? के डोई, JC वेबर, AP पावनाल या SM रफ़ीउल्लाह। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा कि JC वेबर द्वारा साग के संयोजन सूचकांक ज्ञात करने के लिए विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते
तो बंद कीजिए।